तो देखिए, शुभ समाचार की जो शुरुआत है वैभव, वो एक शानदार खबर से कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बाली में हैं, जहां वो G20 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ देर पहले अभी वो बाली के अपूर्वा कैंपसिंग के होटल पहुंचे थे, जहां 17वीं G20 समिट आयोजित की जा रही है। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने स्वागत किया। पीएम ने अपने संबोधन में साफ किया कि इस वक्त यूक्रेन युद्ध को रोका जाना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोरोना और यूक्रेन युद्ध का खामियाजा दुनिया को उठाना पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त दुनिया को G20 से काफी उम्मीदें हैं। 45 घंटे के दौरे पर इंडोनेशिया पहुंचे पीएम मोदी 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। दुनिया के 10 से ज्यादा बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी पीएम मोदी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। तो सभी की नजरें रहने वाली है G20 समिट पर। G20 समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी इंडोनेशिया में हैं। बाली पहुंचने पर पीएम मोदी का बेहद ही गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। जो भरा नहीं है भाव से, धरती के नहीं, वो हिल नहीं है, पत्थर है जिसमें मोदी को हराना नहीं। मिशन इंडोनेशिया पर प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया देख रही है हिंदुस्तान का दम। इंडोनेशिया के बाली में दुनिया के बड़े देशों के नेता जुटे हैं। इस G20 समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर इस अंदाज में पीएम मोदी का स्वागत हुआ। पीएम मोदी का बेहद ही गर्मजोशी के साथ इंडोनेशिया के सरजमी पर इस्तकबाल हुआ। इंडोनेशिया में रह रहे भारतीयों में पीएम मोदी से मिलने के लिए उत्साह देखते ही बन रहा था। और ऐसा भला हो भी क्यों नहीं, G20 समिट में भारत छाने को तैयार जो है। दुनिया के सबसे बड़े लीडरों में शुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनों के बीच काफी खुश नजर आ रहे थे। एक एक शख्स के पास जाकर प्रधानमंत्री मोदी लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं, किसी को भी निराश नहीं कर रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोग भी पीएम से मिलकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। स्वागत है बाली में मोदी जी का। हम सब बहुत वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू मीट हिम। वर्ल्ड देखेगा मोदी जी की अध्यक्षता में, वो क्योंकि विश्वगुरु हैं। मोदी जी के जो 5 प्राण हैं, दैट इज ए गाइडिंग प्रिंसिपल वेयर इंडिया विल अचीव इट्स हाइट। एक एक हिस्से को गौर से देखिए। हर कोई पीएम मोदी के रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा है। फिजा मोदीमय हो गया है। इस पल का साक्षी बनने के लिए लोग किस कदर बेकरार हैं, तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले कई बार बड़े सम्मेलनों में हिस्सा लेने विदेश गए हैं। विदेशी धरती पर मोदी मोदी के नारे हर बार प्रधानमंत्री के दौरे पर लगते हैं। विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह का भव्य स्वागत पहले भी हो चुका है। लेकिन इस 17वें G20 समिट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बार बाली में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी भारत की कूटनीति को परवान चढ़ाने वाली साबित हो सकती है। पूरी दुनिया में भारत की धाक बढ़ाने वाली हो सकती है। पीएम मोदी भी इस बात को बखूबी जानते हैं, इसलिए तो वो खास हैं। बाली से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, G20 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया में हैं। बाली पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत शानदार गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। इंडोनेशिया में रह रहे भारतीयों में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उत्साह देखने के लायक था। देखिए, एयरपोर्ट से लेकर होटल तक सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मोदी मोदी। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच बाली में चल रहा G20 सम्मेलन बहुत खास हो जाता है। इस बार देखिए, सबकी नजरें जो है भारत पर टिकी हुई हैं। G20 समिट की शुरुआत करते हुए अब से थोड़ी देर पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने इस समिट के बहुत इसको अहम बताया। और आपके सामने इंडोनेशिया के बाली में चल रहे G20 से जुड़ी ये 2 तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि इस बार भारत की ताकत कैसे विश्व पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नजर आ रहा है एक ही फ्रेम में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की ताकत लगातार बढ़ रही है। दुनिया में भारत की स्वतंत्र कूटनीति का डंका बज रहा है। दुनिया बड़ी उम्मीदों से भारत की तरफ देख रही है। भारत पूरे विश्व को बेहतर भविष्य के लिए साथ लाने के विजन पर काम कर रहा है। इसलिए इंडोनेशिया के बाली में हो रही G20 समिट भारत के लिए खास है, क्योंकि यहीं से विश्व पटल पर हिंदुस्तान की और सशक्त भूमिका का मजबूत आधार तैयार होगा। पीएम मोदी दुनिया को आगे ले जाने का नया मंत्र देंगे। दरअसल पीएम मोदी के बाली दौरे के काफी मायने हैं। भारत 1 दिसंबर से G20 का अगला अध्यक्ष होगा। यही नहीं, अगले साल भारत G20 सम्मेलन की नई दिल्ली में मेजबानी करेगा। भारत इस अध्यक्षता के दौरान देश भर में 200 से अधिक बैठकों और कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। अपने बाली दौरे में प्रधानमंत्री मोदी सभी सदस्य देशों को भारत आने का न्योता भी देंगे। जाहिर है अगले साल हिंदुस्तान पहली बार इतने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मेजबानी करेगा, जब दुनिया में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच भारत लगातार बड़ा सोच रहा है और बेहतर नतीजे देने के लिए अपनी तैयारियों को लगातार विश्व बिरादरी के सामने रख रहा है। दुनिया जिस उम्मीद से हिंदुस्तान की तरफ नजर गड़ाए हुए थे, वो उम्मीद भारत में होने वाले G20 सम्मेलन में पूरी होगी। एक बेहतर भविष्य के लिए साथ लाने के विजन पर काम कर रहा है। G20 में भी हमारा मंत्र है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत के यही विचार, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दरअसल G20 में भारतीय कूटनीति नए दौर में प्रवेश कर सकती है, क्योंकि G20 एक ऐसा संगठन है जो विकसित और विकासशील देशों को एकजुट करता है। वहीं भारत भी दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो महाशक्तियों के करीब होकर भी गरीब देशों की आवाज उठाता है, बटी हुई दुनिया में बराबरी की बात करता है। भारत एक और विकसित देशों में से घनिष्ठ रिश्ते रखता है और साथ ही विकासशील देशों के दृष्टिकोण को भी अच्छी तरह से समझता है, उनकी अभिव्यक्ति करता है। जाहिर है बड़ी सोच के जरिए भारत गंभीर चुनौतियों से न केवल मजबूती से निपट रहा है, बल्कि अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर शक्तियों को भी अपने सटीक रणनीति से घेरने में कामयाब रहता है। यही बात भारत को दुनिया से अलग बनाती है और इसी वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का कद लगातार बढ़ रहा है। बाली से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कश्मीर को दुनिया की जन्नत यूं ही नहीं कहा जाता है। बर्फबारी के बाद जो तस्वीरों से कश्मीर के अलग अलग इलाकों से जो आ रही हैं, वो इस बात को साबित करती है कि बाकी दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में ही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब से दारा 370 हटी और उसके बाद से लगातार जो डेवलपमेंट हुए हैं कश्मीर में, वो देखने योग्य। बिल्कुल, 6 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेह, डोडा, रामबन और गुलमर्ग में जोरदार बर्फबारी हो रही है। डोडा में सोमवार को बर्फबारी के बाद पूरा शहर सफेद चादर से ढक गया। श्रीनगर के बाहरी इलाकों की पहाड़ियां बर्फ से ढक गईं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान भी सामान्य से 3 से 6 डिग्री नीचे चल रहा है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो कश्मीर जिसको कहा जाता है जन्नत, तस्वीरें भी बेहद खूबसूरत और सफेद चादर से ढकी पहाड़ियां। हर नगर बर्फ बर्फ, हर डगर बर्फ बर्फ, हर सड़क बर्फ बर्फ। ये बर्फीला आलम है। शून्य से नीचे गिर चुके पारे में सब कुछ बर्फीला बर्फीला है। घर की छत, पेड़ पत्ते, टहनियां, सब कुछ बर्फ की चादर में ढक चुका है। ये तस्वीरें मनाली की हैं। आसमान से लगातार गिरती बर्फ की फुहारें, जहां तक नजर दौड़ाइए जनाब, सफेद चादर में ढकी जमीन ही दिखेगी। जमीन का जर्द हिस्सा आपकी निगाहें तलाश भर कर लें, लेकिन यकीन मानिए सिवाय संगमरमरी बर्फ की चादर के सिवा नजर कुछ नहीं आएगा। अलबत्ता बर्फ के बीच उत्साह और उमंग से लबरेज
चेहरे जरूर दिख जाएंगे। बर्फबारी का लुत्फ उठाते सैलानी जरूर मिल जाएंगे, जिनके लिए ये नजारा किसी जन्नत से कम नहीं है। पहली बार ऐसा स्नोफॉल ही देखा है और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे आके, ऊपर आके। तो बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं पूरा। फर्स्ट बार मैं मनाली आया और फर्स्ट बार ऐसा, अभी तक तो मैं मूवी में ही देखा था, वीडियो में ही देखा था, लेकिन ये फर्स्ट बार आज मैं देखा हूँ सामने। पहले तो आंखों से मतलब वो नहीं हो रहा था कि सही में बर्फबारी ऐसे भी होता है। बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे, फैमिली के लिए बहुत ही शानदार जगह है। दिल्ली में तो टेम्परेचर 27-28 सेल्सियस था इस टाइम, लेकिन यहाँ पे -5, -8 तक पहुँच जा रहा है। इस टाइम तो अभी देखे नहीं, लेकिन इस टाइम और कम हो गया होगा। बर्फबारी हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। बहुत मजा भी आ रहा है यहाँ पे, बहुत शानदार लग रहा है। कोई अकेले तो कई परिवार के साथ इस सफेद हो चुकी वादी में तफरीह कर रहा है। किसी के लिए ये पहला मौका है तो किसी के लिए जीवन का सपना पूरे होने जैसा। बहुत मजा आ रहा है। कल रात को हम आए थे इधर, तो सुबह से ही बारिश और स्नोफॉल शुरू हो गई और अभी तो देख रहे हैं बहुत ही स्नोफॉल हो रहा है। बहुत ही मजा आ रहा है। हिमाचल के चंबा से आई इन तस्वीरों को देखिए, कई फुट तक जमी बर्फ को देखिए, आसमान से गिरती बर्फ के फाहों को देखिए और कुदरत के इस हसीन सितम को सदा के लिए अपनी आंखों में समा लीजिए। अभी तो सर्दी की शुरुआत हुई है। जब शुरुआत में आलम यह है तो जरा अंदाजा लगाइए कि आगे क्या होगा। लाहौल स्पीति की तस्वीरें भी हिमाचल में इस बर्फीले दौर की मानो गवाही दे रही हैं। सफेद चांदी सी चमकती ये वादियां हैं। कुदरत की गोद में बसे इस इलाके की खूबसूरती बर्फबारी वाले इन दिनों में देखते ही बन रही है। नजारा ऐसा है कि जैसे ईश्वर ने खुद चित्रकारी की हो। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच शिमला, सिरमौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले समेत हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में खूब बर्फबारी हुई है। हालांकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। बर्फबारी का ये दौर फिलहाल कुछ वक्त जारी रहेगा। प्रदेश के 5 जिलों में बर्फबारी की रिपोर्ट्स हैं। लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, शिमला और कुल्लू। शिमला और कुल्लू में बहुत हल्की बर्फबारी की रिपोर्ट्स है। शिमला में नारकंडा, खड़ा पत्थर में जस्ट इनिशियल जो स्नोफ्लेक से स्लीट टाइप उस तरह का रिपोर्ट्स है। लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में मॉडरेट स्नोफॉल है। उसमें स्पीति वैली में हुआ है, काजा में हुआ है, कुकुमसेरी जगह है, केलोंग में यहाँ पे 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच पे स्नोफॉल की रिपोर्ट्स हैं। आसमान से गिरने वाली सफेद बर्फ ने सब कुछ ढक लिया है। सब कुछ बर्फ के आगोश में नजर आ रहा है। कहीं 1.5 फीट, कहीं 2 फीट, तो कहीं इससे भी ज्यादा मोटी बर्फ की चादर बिछी है। हिमाचल के ऊपरी इलाके जहां बर्फबारी से गुलजार हैं, वहीं राजधानी शिमला में भी नजारा बेहद दिलकश है। बर्फबारी भले ही शिमला में अभी कम हुई हो, लेकिन तेज बारिश की वजह से ठंड कड़ाके की है। उस पर बीच बीच में हल्की बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ठंड बहुत ही है, स्नोफॉल का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिस स्नोफॉल होने से और भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे बहुत ठंड है एंड मुझे लगा था यहाँ पे स्नोफॉल होगा, बट वो तो अभी नहीं है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ पे घूमने बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मौसम के करवट बदलने से पूरा हिमाचल शीतलहर की चपेट में है। कई इलाकों में तापमान माइनस में है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, यानी ठंड अभी और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, न सिर्फ हिमाचल में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी अब सिर्फ आपको सफेद चादर ढकी हुई नजर आएगी। पूरा आगोश में नजर आएगा इस वक्त जम्मू कश्मीर। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए, लेह, डोडा, रामबन, गुलमर्ग का जोरदार बर्फबारी हो रही है और डोडा में सोमवार को बर्फबारी के बाद पूरा शहर जो है सफेद चादर के आगोश में आ गया। श्रीनगर के बाहरी इलाकों में पहाड़ियां जो है बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही हैं और प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान जो है सामान्य से 3 से 6 डिग्री नीचे नजर आ रहा है।
बर फिरदौस बर रूहे जमीयस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। यानी धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कभी किसी शायर ने कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों को देखकर ये कहा था, और वाकई क्या खूब कहा था, क्योंकि कश्मीर से मौजूदा तस्वीरें आई हैं, वो इन अल्फाजों को साबित भी कर रही हैं। कश्मीर में रविवार देर शाम से ही ताजा बारिशें और बर्फबारी शुरू हो गई है। इस ताजा बर्फबारी और बारिशों ने कश्मीर में शीत ठंड की लहर जो है वो पैदा की है, और इस मौसम में सबसे कम तापमान आज ही न सिर्फ श्रीनगर बल्कि कश्मीर के दूसरे बागों में भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। पहली बार पारा जो है शून्य के करीब कश्मीर के अधिकतर इलाकों में पहुंचा है, क्योंकि अधिकतर इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है, जबकि श्रीनगर में 5 डिग्री के आसपास आज तापमान है, जबकि रात में ये शून्य तक पहुंचने की यहां भी उम्मीद जताई जा रही है। द्रास, सोनमर्ग, गुरेज, गुलमर्ग और पहलगाम इस वक्त बर्फ की चादर में लिपटे हुए हैं। नजारा ऐसा दिलकश है कि हर कोई बस देखता रह जाए। बर्फबारी के बाद कश्मीर की हसीन वादियां और भी खूबसूरत हो गई हैं। बर्फबारी से कश्मीर की वादियां गुलजार तो हुई, लेकिन इस जन्नत नुमा नजारे के साथ कश्मीरियों के लिए मुसीबत भी दोगुनी हो गई। कड़ाके की ठंड और सड़कों पर जमी बर्फ ने कई इलाकों में रफ्तार को रोक दिया। जम्मू श्रीनगर हाईवे और लेह श्रीनगर हाईवे पर बर्फबारी का असर पड़ा। जैसे कि आज सुबह से काफी बर्फबारी की वजह से एकदम से जो नेशनल हाईवे 1D जो श्रीनगर से लद्दाख की तरफ चलता है वो जो है मजीद बर्फबारी की वजह से बंद हो गया है, जिसकी वजह से काफी परेशानियां जरूर यहाँ पे लोगों को लाहक हो गया है। जहाँ से लेके गाड़ियों को लेके काफी गाड़ियां यहाँ दरमांदा है, उसके साथ साथ मुसाफिर भी, बट मुसाफिर की गाड़ियां बहुत कम है। तो कुल मिलाकर जो लोडेड गाड़ियां वगैरह जो है वो द्रास में दरमांदा है। इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी मौसम खुलते ही कि ये इशारा जो है फिर से एक बार आमदरफ के लिए खोला जाएगा। आसमान से गिरते ये बर्फ के सफेद फाहों ने कश्मीर के मौसम और माहौल को खुशरंग और खुशगवार बना दिया। कश्मीर न सिर्फ बर्फ से गुलजार है, बल्कि सैलानियों की रौनक उसमें चार चांद लगा रही है। दूर दराज के इलाकों से लोग कश्मीर पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का जी भर लुत्फ उठा रहे हैं। फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है, मौसम बहुत अच्छा है, जहाँ पर पोल्यूशन नहीं है जी, तो सांस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लोग वैसे डरा बहुत रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम घूम रहे हैं, फिर बाइक हमने रेंट पे लिया है और पूरा बाइकिंग कर रहे हैं। -2 और 0 डिग्री, और हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, लेकिन जस्ट बिकॉज वन ऑफ माय फ्रेंड हु केम हियर, तो फिर हम लोग दिल्ली में ही थे, तो फिर एकदम से प्लान बन गया कि चलो चलते हैं, और रात में बैठे होते डिनर करते हुए अगले दिन का फ्लाइट का टिकट कर लिया। एंड नाउ एक्चुअली वी आर स्टक हियर। हमारा आज का फ्लाइट का टिकट था और वो कैंसिल हो चुका है, तो एक किस्म से बुरा लगा, लेकिन जब मॉल रोड आए तो इतना ब्यूटीफुल नज़ारा एंड सो वंडरफुल पीपल, आई मीन अमेजिंग। आई मीन लेह की तस्वीर भी जुदा नहीं है, यहाँ भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गाड़ियों से लेकर सड़कों तक, चिनार के पेड़ों से लेकर लोगों के घरों के बाहर तक बर्फ की चादर बिछी हुई है। जिधर नजर जाएगी उस तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे भले ही खिले हों, आम लोगों के चेहरों पर भी खुशी है, लेकिन गुरेज की तरह कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत भी लाती है। रात भर जो बर्फबारी, ताजा बर्फबारी हुई, तकरीबन 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी हुई, और जिसके कारण गुरेज बांडीपुरा रोड एक बार फिर से बंद कर दिया गया है गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो बर्फ कश्मीर की एक पहचान भी है, लेकिन वहीं गुरेज के लोग इससे बहुत परेशान भी है। तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो इससे खूबसूरती और भी बढ़ जाती है बर्फ की वजह से, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे जो गुरेज का रास्ता जो है 6 महीने के लिए बंद रहता है। आलम यह है कि सड़कों पर बिछी बर्फ को हटाने के लिए स्नो मशीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे सड़कों पर आवाजाही को जारी रखा जा सके।
कश्मीर में लगभग हर साल बर्फबारी के बाद का नजारा कुछ ऐसा ही दिलकश होता है। हर साल बर्फबारी के बाद घाटी में सफेद चादर सैलानियों को जैसे निमंत्रण दे रही हो। हालांकि कोरोना की वजह से पिछले कुछ सीजन में सैलानियों ने घाटी का रुख कम ही किया था, लेकिन इस बार तो जैसे जन्नत का दीदार करने वालों की तादाद दोगुनी से भी ज्यादा रहने की उम्मीद है। अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए पहाड़ों के बाद अब बात दिल्ली एनसीआर के मौसम की कर लेते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में देर रात से ही बादलों ने मेहरबानी की है। तेज हवा के बाद हल्की बारिश हुई है। तापमान में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन सबसे बड़ी राहत जो मिली है वो वायु प्रदूषण से मिली है। बारिश के बाद हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुबह लोग वॉक करते हुए नजर आए। बीते कुछ दिनों की अपेक्षा लोगों को एयर क्वालिटी में सुधार महसूस हो रहा है। आपको बता दें कि दिवाली के आसपास से ही दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब थी। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 या 2 दिन में दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और मौसम का जो बदला हुआ मिजाज है वो देखने को मिलने वाला है। भारतीय सेना अमेरिकी सेना को 16 नवंबर यानी कल से ट्रेनिंग देने वाली है। एलएसी से 100 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिकी सेना की ट्रेनिंग होगी और अमेरिकी सेना भारतीय सेना से हाई एल्टीट्यूड एरिया में लड़ने के गुर सीखने जा रही है। भारतीय सेना ये गुर हाल ही में उत्तराखंड में बने फॉरेन ट्रेनिंग नोड में देने वाली है और ये नोड मित्र देशों की सेनाओं को प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है। बर्फ की चोटियों पर युद्ध लड़ने के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाली भारतीय सेना का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारतीय सैनिकों को शून्य तापमान और बर्फबारी के बीच देश की हिफाजत के लिए डटे रहने की आदत है। भारतीय सेनाओं को दुनिया भर की सेनाओं के मुकाबले ठंड के वातावरण में युद्ध लड़ने के मामले में सर्वश्रेष्ठ और अनुभवी माना जाता है। ठंडे देशों की सेनाएं भारतीय जवानों की मुरीद है। हो भी क्यों ना, चीन के साथ 2 साल पहले चल रहे गतिरोध के दौरान भी भारतीय सैनिक हर मोर्चे पर खड़े उतरे, क्योंकि पूर्वी लद्दाख की खून जमा देने वाली बर्फीली पहाड़ियां उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। करगिल में 18,000 फीट ऊंची बर्फ की चोटियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने का अनुभव रखने वाली भारतीय सेना से कई ठंडे देशों की सेनाएं प्रशिक्षण लेने की इच्छुक है। इसलिए भारतीय सेना विदेशी मित्र सेनाओं को अधिकतम ऊंचाई पर जंग लड़ने का प्रशिक्षण देगी। दरअसल चीन की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर 9,500 फीट की ऊंचाई पर सेना ने उत्तराखंड में फॉरेन ट्रेनिंग नोड बनाया है। इसकी शुरुआत आज भारत और अमेरिकी सैनिकों के युद्धाभ्यास से होगी। हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में पहली बार इस तरह का सैन्य अभ्यास किया जाएगा। यहाँ पर हमेशा 350 भारतीय जवान तैनात रहेंगे। यहाँ सैनिकों के रहने और ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ सैनिक मित्र देशों के सैनिकों से बर्फ में जंग के अनुभव साझा करेंगे। भारतीय सेना के बनाए फॉरेन ट्रेनिंग नोट पर अमेरिका की सेना के सामने भारत के सैनिक ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध की रणनीतियों और तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे, जिसे माउंट वॉरफेयर कहा जाता है। अमेरिकी सेना भी एक्सरसाइज के दौरान पहाड़ों पर इस्तेमाल की जाने वाली अपनी अनुभवी तकनीकों का प्रदर्शन करेगी, ताकि युद्ध में सफलता हासिल की जा सके। सब जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूड इलाके में जितना अनुभव भारत को है, उतना शायद ही किसी देश को है। उत्तराखंड में भारतीय सेना का पहला हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग नोड बना है और पहली बार का अभ्यास अमेरिकी सेना के साथ शुरू हो रहा है। भविष्य में अन्य मित्र देशों के साथ भी हाई एल्टीट्यूड में ज्वाइंट ट्रेनिंग करने की योजना है, जिससे मित्र देशों की सेनाओं को तो भारतीय सेना बर्फ में जंग के गुर सिखाएगी ही, साथ ही उनके तकनीकी अनुभव भी ग्रहण करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात हिंदुस्तान की स्वदेशी उड़ान की करते हैं। तो HAL के बनाए गए स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH भारतीय सेना का हिस्सा है। इनका अनुभव लेने के लिए भारतीय तट रक्षक के प्रमुख VS पठानिया ने सोमवार को कर्नाटक के बेंगलुरु में इसके जरिए 45 मिनट की अपनी पहली उड़ान भरी। पठानिया ने LUH को जमकर सराहा और कहा कि अत्याधुनिक तकनीकों के साथ ये एक उत्कृष्ट उड़ान मशीन है।
ये है स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। आधुनिक तकनीकों से लैस यह अदृश्य स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर अब हमारी सेना का हिस्सा है। इसे परखने के लिए सोमवार को भारतीय तटरक्षक प्रमुख वीएस पठानिया ने इसे अपनी पहली उड़ान भरी। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्वदेशी LUH यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में पठानिया की ये उड़ान 45 मिनट की थी। उड़ान के बाद वीएस पठानिया ने स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की जमकर तारीफ की। आखिर क्यों है ये स्वदेशी LUH तारीफ के काबिल, आइए आपको बताते हैं। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भारत में बनाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने LUH बनाया है। हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर को हॉल के रोटरी विंग R&D ने डिजाइन किया है। ये हल्के हेलीकॉप्टर सिंगल इंजन के तकनीक से लैस है। इस हेलीकॉप्टर की खास बात यह है कि ये मौसम के विपरीत परिस्थितियों में उड़ान भर सकते हैं। इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं। 37.8 फीट लंबे इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 11.1 फीट है। इसकी अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। 500 किलोग्राम वजन के साथ एक बार में करीब 350 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। ये 500 किलोग्राम तक अधिकतम 21,300 फीट तक जा सकता है। इस स्वदेशी LUH हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान 6 सितंबर 2016 में बेंगलुरु से भरी गई थी। भारतीय तटरक्षक अधिकारियों की माने तो स्वदेशी हेलीकॉप्टर में ये अकेला हेलीकॉप्टर है जो एक्सीलेंट फ्लाइंग मशीन है और स्वदेशी तकनीक का बेहतरीन नमूना है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की करते हैं। देखिए, हरियाणा के करनाल में रहने वाले एक किसान की बात करेंगे जिन्होंने अपने घर की छत को ही गार्डन में तब्दील कर दिया और ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां और फल तैयार वो कर रहे हैं। 25 साल पहले जिस सफर की शुरुआत उन्होंने महज 8 गमलों से की थी, आज वो करीब 4000 गमलों में तब्दील हो चुका है और देशी विदेशी फल और सब्जियां यहां उगाई जा रही हैं। आपने लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि किसान धरती से सोना उगा देता है, पर क्या आप ये जानते हैं कि किसान छत पे रखे गमलों से भी सोना उगा सकता है? गमले जिसमें अब तक आपने लोगों को फूल उगाते देखा होगा, पर अगर हम आपसे कहें कि ये ताजी हरी सब्जियां भी इन्हीं गमलों में तैयार हुई हैं, तो आप भी हैरान होंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये अनोखा कारनामा करनाल के बसंत विहार में रहने वाले रामविलास ने कर दिखाया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। ताजी हरी सब्जियां आखिर किसको पसंद नहीं होती, खासकर जब बात ऑर्गेनिक खेती से तैयार सब्जियों की हो, तो लोग इसे बड़े चाव के साथ खाते हैं। रामविलास का प्रकृति के साथ ऐसा जुड़ाव हुआ कि उन्होंने अपने घर की छत को ही गार्डन में तब्दील कर दिया, जिससे न केवल उन्हें रसायन मुक्त फल और सब्जियां मिल रही हैं, बल्कि घर में शुद्ध हवा के साथ प्रदूषण मुक्त वातावरण भी मिल रहा है। ये जो छत पे सब्जी उगाने का कॉन्सेप्ट है, लगभग मेरे को 25 साल पहले ही मैंने शुरू कर दिया था और आपको हैरानी होगी कि मात्र 8 गमलों से मैंने ये शुरुआत की थी और 8 गमलों का सफर जो है आज 4000 गमलों में उगा रहा हूं मैं और 25 लाख लोग जोड़ दिए हैं जो सभी अपनी बालकनीज में अपनी छत के ऊपर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इस गार्डन में रामविलास 4000 गमलों में देसी विदेशी फल और सब्जियां उगा रहे हैं, जिसे देखने के लिए हरियाणा के अलावा यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड सहित विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। इन ऑर्गेनिक सब्जियों को देखकर आज करीब 25 लोग रामविलास से प्रेरित होकर अपने अपने घरों की छतों पर ऑर्गेनिक तरीके से फल और सब्जियां उगा रहे हैं। इन सब्जियों का साइज देखकर आपको भी लगेगा कि आखिर इनकी पैदावार में किस तरह की खाद इस्तेमाल होती है और वो खाद बनती कैसे है। तो आपको बता दें कि किचन वेस्ट से आप इन सब्जियों को बेस्ट बना सकते हैं। आप अपने किचन वेस्ट से ये खाद बना सकते हैं। दूसरा जो है, जो अब देखिए पतझड़ का समय आएगा, मार्च अप्रैल के अंदर जगह जगह पत्तों के ढेर होते हैं, सफाई कर्मचारी आग लगा देते हैं जो कि पॉल्यूशन का कारण बनता है। तो उन पत्तों को हम कलेक्शन करा के उसको जो है ब्लैक गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब ऑर्गेनिक खाद। अलग अलग जो पत्तों की खाद है
उसमें अलग अलग न्यूट्रिशन है। और ये जो इतना फसल आप देख रहे हैं कि इतनी बढ़िया बढ़िया आधा आधा किलो का अमरूद और साल 6 महीने में 3 महीने में फ्रूट ले लेना प्लांट में, तो ये सब इन्हीं खादों की वजह से है। ऑर्गेनिक तरीके से तैयार फल और सब्जियों का स्वाद बाजार में मिल रही सब्जियों से बिल्कुल अलग होता है। नेचुरल तरीके से उगी सब्जियों में पौष्टिकता भी भरपूर होती है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। शायद यही कारण है कि केमिकल की मदद से तैयार फल और सब्जियों के दौर में हर कोई अपनी थाली में सब्जियों के साथ सेहत भी परोसना चाहता है। करनाल से कमालदीप के साथ गुड न्यूज टुडे।